नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हेलो किसान में। जी हाँ, शाम के 6 बज चुके हैं और हम हेलो किसान कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े हुए अहम विषय आपके लिए लेकर आते हैं और इस पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से होती है हमारी चर्चा। साथ ही अगर आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, अपने कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और विशेषज्ञ मेहमान से राय लेना चाहते हैं, तो आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के जरिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का विषय है मेंथा की खेती में फसल प्रबंधन और इसके साथ ही खरीफ दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य। तो दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप हमसे बातचीत करें तो जो टीवी की आवाज़ है उसे बंद कर दें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मूलचंद सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है NBPJR पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर JB तोमर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं शस्य विज्ञान विभाग, जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत बागपत में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे मेंथा की खेती के बारे में और दलहनी फसलों के बारे में भी, जो खरीफ की दलहनी फसलें हैं खासतौर पर उनके बारे में। तो आइए मेंथा की खेती से बातचीत की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर मूलचंद, जानना चाहेंगे आपसे हम सबसे पहले मेंथा के बारे में बताइए कि किस तरह से जो इसकी खेती है वो किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है, कितने प्रकार के मेंथा है और किस तरह से उनका उपयोग होता है, ताकि जो उसका जो बाजार है उसकी स्थिति को भी हम समझे और इसकी खेती से जो किसान है वो भी लाभ उठा सकते हैं। मेंथा एक्चुअली दूसरे देशों से हमारे देश में लाया गया। ये हमारे देश का पौधा नहीं है और 1960 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तब इसकी खेती पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और उसके बाद से इसकी खेती प्रारंभ हुई और इस समय भारत सबसे ज़्यादा मेंथा की खेती करने वाला देश है पूरी दुनिया में। मेंथा की 3 स्पीसीज मेनली होती हैं। मेंथा आर्वेंसी, जिसे जापानीज़ मिंट भी कहते हैं, और मेंथा पाइपरिटा, जिसे पिपरमिंट भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल टूथपेस्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। और तीसरा है मेंथा स्पिकाटा, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, चटनी बनाते हैं या दूसरे, और उसके औषधीय उपयोग भी होते हैं। बिल्कुल, तो ये कई प्रकार है और कई रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसकी अच्छी खासी मांग रहती है और ऐसे में जो किसान है वो मेंथा की खेती को अपनाते हैं तो उन्हें काफ़ी फायदा हो सकता है। तो मेंथा की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान अब व्यावसायिक खेती की ओर भी रुझान करने लगे हैं, जिससे किसानों के मुनाफे में काफी इजाफा हुआ है। इसी कड़ी में एक है मेंथा की खेती। मेंथा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पिपरमेंट भी कहा जाता है, जिसका मुख्य उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। मेंथा की बेहतर उपज के लिए उसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। मेंथा की नर्सरी अगस्त माह में तैयार की जाती है। नर्सरी को ऊंचे स्थान में बनाना चाहिए, जिससे जल भराव को रोका जा सके। यदि बारिश अधिक हो रही हो तो जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। अच्छी उपज के लिए मेंथा की जड़ों की बुआई समय से करनी होती है। देर से बुआई करने पर तेल की मात्रा कम हो जाती है। मेंथा में सिंचाई, मिट्टी, तापमान और हवाओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। साथ ही 15 दिन में खरपतवार निकालते रहें। रोग कीट लगने की स्थिति में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। मेंथा की कटाई की बात करें तो ये 2 बार की जाती है। पहली कटाई लगभग 100 से 120 दिन पर, जब पौधों में कलियां आने लगी, और दूसरी कटाई पहली कटाई के लगभग 70 से 80 दिन पर करें। कटाई के बाद पौधों को 2 से 3 घंटे तक खुली धूप में छोड़ दें। उसके बाद कटी फसल को छाया में हल्का सुखाकर आसवन विधि द्वारा यंत्र से तेल निकाल लें।
हर्बल खेती के क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 4,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी है, जिसमें 2 साल में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल पौधों की खेती होगी, जिससे 5,000 करोड़ रुपए की आय किसानों को होगी। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड गंगा नदी के किनारे करीब 800 हेक्टेयर के क्षेत्र में हर्बल खेती करेगा। इससे औषधीय उत्पादों से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा। तो मेंथा की खेती से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तोमर का रुख करते हैं, जिनसे हम दलहनी फसलों के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर तोमर, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो खरीफ की दलहनी फसलें हैं जो अभी लग चुकी होगी, किसानों के खेतों में खड़ी है, तो ऐसे में इस बारिश के मौसम में किस तरह के जो समसामयिक कार्य हैं वो किसानों को करने चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है इस ओर ध्यान देना? जैसे किसान भाई इस समय देख ही रहे हैं कि कई दिन से लगातार बरसात हो रही है, तो अगर आपके खेतों में पानी भर गया है तो आप उसको निकालने का प्रबंध करें। साथ में इसमें पानी निकालते समय यह ध्यान रखें कि उसमें पानी के साथ मिट्टी का कटाव ना हो, क्योंकि अगर मिट्टी का कटाव पानी के साथ हो गया तो उसमें खेत से बहुत सारे पोषक तत्व भी वो पानी के साथ निकल जाएंगे। तो एक तो ये ध्यान रखें कि पानी आप खेत से निकाल दें, क्योंकि पानी अगर नहीं निकालेंगे किसी वजह से अगर पानी खेत में रह गया तो उसमें भूमि में वायु संचार की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जड़ें जो है वो अपना कार्य करना बंद कर देंगे, जिसमें जड़ें जो है गलनी भी शुरू हो जाती हैं। तो अगर खेत में पानी खड़ा है तो वो तुरंत आप उसको निकाल दें। बिल्कुल, तो जल भराव की स्थिति बिल्कुल खेत में न होने दे अगर खरीफ की दलहनी फसलें किसानों ने ली हुई है। और किन बातों का ध्यान रखना है इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बारिश के समय खरीफ दलहनी फसलें बढ़वार की ओर होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से लोबिया, अरहर, मूंग, उड़द और कुल्थी शामिल है। ऐसे में फसलों को खास देखभाल की जरूरत होती है। अरहर की फसल में पौधों की बढ़वार को बनाए रखने के लिए शुरू के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार की रोकथाम बहुत जरूरी है। इसके लिए फसल में खुरपी से पहली कोड़ाई बुआई के तकरीबन 20 दिनों बाद व दूसरी 40 दिनों बाद करें। इसके अलावा फली में मक्खी से फसल को बचाने के उपाय करें। इस कीट के बच्चे, जिन्हें मैगेट कहते हैं, फलियों के अंदर घुसकर दाने खाते हैं। इसके प्रकोप से करीब 50% तक फसल खराब होने की आशंका रहती है। इसके लिए किसान फसल की लगातार निगरानी करते रहें और विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। मूंग और उड़द की बात करें तो खेतों में जलभराव होने से बचाएं। उड़द की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी यदि सितंबर महीने के बाद बारिश न हुई तो फलियां बनते समय एक बार हल्की सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली निराई कुड़ाई बुआई के 20 दिनों बाद और दूसरी 40 दिनों बाद करना चाहिए। वहीं बारिश के मौसम में रोग और कीट लगने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसे में फसल की निगरानी करते रहें और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। आइए बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मूलचंद, मेंथा के महत्व के बारे में आपने बताया। अब जानना चाहेंगे आपसे कि इस मौसम में जो है मेंथा की नर्सरी तैयार की जा सकती है, तो ऐसे में किसान किन किन बातों का ध्यान रखें नर्सरी तैयार करते हुए? जो किसान मेंथा की फसल उगाने की योजना बना रहे हैं उनको पहले नर्सरी लगानी चाहिए और अगस्त का महीना मेंथा की नर्सरी लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में मेंथा की रोपाई के लिए लगभग 200 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है। तो उसमें उसको अच्छी तरह जुताई करके उसमें लगभग 5 क्विंटल गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें और उसके बाद में काफ़ी मात्रा में जड़ें लाकर उसमें लगा देते हैं। इसके बाद उसमें सिंचाई कर देते हैं और फिर समय समय पर मतलब 1 वीक के अंतराल के बाद सिंचाई करते रहते हैं। इस प्रकार ये नर्सरी दिसंबर के लास्ट और जनवरी में तैयार हो जाती है। उसके बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में किसान भाई जो वार्षिक फसल उगाना चाहते हैं वो इसकी रोपाई कर सकते हैं। जी।
किस तरह की भूमि उपयुक्त रहती है मेंथा की खेती के लिए, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। मेंथा खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए और 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंथा की खेती के लिए उपयुक्त होता है। मेंथा की जिस समय बढ़वार हो रही होती है उस समय अगर बरसात का मौसम हो, बरसात हो रही हो, तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। और जब उसकी कटाई करते हैं तो उस समय आसमान साफ़ होना चाहिए, क्योंकि कटाई के बाद उसको सुखाने की ज़रूरत होती है थोड़े समय के लिए, जिससे उसमें जो गुणवत्ता है तेल की वो अच्छी हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। प्रतीक जी इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात। हेलो, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको प्रतीक जी? इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ मैम। प्रतीक जी आप कृपया टीवी का जो आवाज़ है, प्रतीक जी आप कृपया टीवी की आवाज़ पहले बंद करते हैं, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। हाँ मैम, मुझे मेंथा की खेती करनी है। ठीक है, ऐसे में क्या सवाल है आपका? हाँ 2 मिनट में। जी प्रतीक जी हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूरा करें। सर मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मुझे मेंथा की खेती करनी थी। ठीक है, तो मुझे सवाल है कि यहाँ जो विदर्भ में भाग है हमारा, वहाँ पर हम कर सकते हैं क्या खेती? जी ठीक है, आइए जानते हैं। हाँ। बताइए डॉक्टर मूलचंद। प्रतीक जी, अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप वहाँ पर खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग सभी प्रकार की भूमियों में मेंथा को उगाया जा सकता है। सिर्फ जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें इसकी फसल अच्छी नहीं होती है। अगर आपके पास सिंचाई के साधन है तो आप इस की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आप वार्षिक फसल उगाना चाहते हैं तो ये सही समय है, इस समय उसकी नर्सरी लगाएं और उसके बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में उसकी रोपाई करें। रोपाई करने से पहले खेत की एक बार हैरो से जुताई करें और उसके बाद कल्टीवेटर से 2 क्रॉस जुताई करें। इसके बाद उसमें 250 क्विंटल गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें और इसके साथ साथ ही 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 40 किलोग्राम पोटास भी डालें। इसके अलावा 200 किलोग्राम जिप्सम डालें और फिर खेत में उसमें मिट्टी में उसको अच्छी तरह मिला दें और उसके बाद उसमें क्यारियां बना लें और फिर 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हुए और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे सकर्स उसमें 5 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाएं और सकर्स की रोपाई के बाद उसमें तुरंत सिंचाई कर दें और उसके बाद जो दूसरी जो क्रियाएं हैं वो करते रहें टाइम टू टाइम, तो बहुत अच्छी फसल वहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल प्रतीक जी, तो सिंचाई की अगर अच्छी व्यवस्था है तो आप बिना शक के आप मेंथा की खेती अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से आइए रुक करते हैं डॉक्टर तोमर का, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तोमर, अब जानना चाहेंगे आपसे कि जल प्रबंधन को लेकर क्या कुछ और खास बातें हैं जिसका ध्यान इस वक्त किसानों को रखना चाहिए? हाँ, जल प्रबंधन को लेकर दलहनी फसलों में एक बात और किसानों को ध्यान रखनी होती है, क्योंकि जल पर सिंचाई देने की कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, तो किसानों को ये समझना आवश्यक है कि किस अवस्था में सिंचाई देना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर इस अवस्था में हम सिंचाई नहीं देंगे फसल को तो उस पर उपज में विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई ये जाने कि भाई किस समय हमें सिंचाई देना बेहद आवश्यक है। अगर आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो वो हमें फूल आने से पहले देनी चाहिए, यानी कि फूल आने जब शुरू हो जाए तब हमें इसमें दे देनी चाहिए। और अगर हमारे पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो एक सिंचाई हमें फूल आने से पहले यानी जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए और दूसरी सिंचाई जो है जब फलियों में दाना भरने लगे उस समय देनी चाहिए। और अगर हमारे पास 3 सिंचाई उपलब्ध है तो एक सिंचाई फसल में वृद्धि के समय दी जा सकती है। तो एक तो जल प्रबंधन मतलब सिंचाई देने में ये ध्यान रखें किस समय देनी है, तो इस समय अगर सिंचाई नहीं देंगे तो उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक तरफ जहां इस वक्त बारिश हो रही है और आपको जलभराव से बचाना है फसल को, तो वहीं पर सिंचाई आप किस वक्त दे रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मूलचंद, अब आपसे अगला सवाल होगा कि हमें मेंथा की कुछ उन्नत प्रजातियों के बारे में बताइए जिसका अगर किसान लगाते हैं तो उन्हें अच्छी पैदावार मिल सकती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो लखनऊ में स्थित है, उन्होंने मेंथा की बहुत सारी उन्नत प्रजातियां निकाली हैं। किसान भाई उनमें से किसी भी प्रजाति का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन प्रजातियों के नाम हैं जैसे हाइब्रिड 77,
MAS1, शिवालिक, गोमती, हिमालय, कोशी, कुशाल और सक्षम। जी। तो ये सभी उन्नत प्रजातियां हैं। किसान भाई इनके सकर्स और इनकी जो जड़ें हैं वो लखनऊ से प्राप्त कर सकते हैं, या उनके नज़दीक में जो भी कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से भी वहाँ पर भी ये प्रजातियां उपलब्ध हैं, वहाँ से ले सकते हैं, या हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, उनसे संपर्क करके भी इसकी जड़ें या इसके सकर्स प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छी उपज हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्नत किस्मों का चयन करें। तो मेंथा की ये कुछ उन्नत किस्में हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। साथ ही खरीफ दलहनी फसलों के बारे में भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, और आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में मेंथा की खेती और खरीफ दलहनी फसलों की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह के समसामयिक कार्य आपको करने चाहिए। इसके बारे में हम विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले रहे हैं। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़िए। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सियाराम पटेल जी इस वक्त खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हेलो हेलो जी, केवल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है। माफ कीजिएगा, मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिल रही मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, माफ कीजिएगा, सेवाराम जी नाम है आपका जो हमारे साथ जुड़े हैं। अपना सवाल पूछें। मैम सेवकराम पटेल बोल रहा हूँ खंडवा से। जी जी। मैम हमको ये जानकारी चाहिए थी कि मेंथा के लिए खंडवा में उचित समय कौन सा रहेगा और वैरायटी कौन सी रहेगी। जी ठीक है। खंडवा में वो जानना चाहते हैं कि मेंथा की खेती करना चाहते हैं तो समय कौन सा अच्छा रहेगा और उन्नत किस्म कौन सी रहेगी। सेवाराम जी, अगर आप वार्षिक फसल मतलब 1 साल के अवधि की फसल उगाना चाहते हैं तो अभी आप नर्सरी लगा सकते हैं जैसा मैंने बताया। और अगर आप 1 साल की फसल ना लगा के जैसे रबी में गेहूं या आलू की फसल बोते हैं तो आप अप्रैल मतलब गेहूं या आलू की कटाई के बाद भी मेंथा की फसल की रोपाई कर सकते हैं। तो अगर 1 साल की अवधि की फसल करनी है तो आप अभी नर्सरी लगा लीजिए। यदि आप नर्सरी लगाने की स्थिति में नहीं हैं तो जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह या फरवरी के आखिर तक भी आप कहीं से या तो मेंथा की जड़ ले लें कृषि विज्ञान केंद्र से या नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से, और आप फरवरी में इसको लगा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि भूमि को अच्छी तरह तैयार कर लें और उसमें 250 कुंटल गोबर की खाद डालनी है पहले आपको। उसके बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 40 किलोग्राम पोटास और 200 किलोग्राम जिप्सम डाल लें। उसको मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें और 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के रोपाई करें। पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी रखने के लिए आप पहले 60 सेंटीमीटर की पर निशान बना लें और उसके बाद
उसको क्रॉस करते हुए 30 सेंटीमीटर पर बना ले, और जहाँ वो किसान मतलब निशान एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पर पौधों की रोपाई कर दें। जी बिल्कुल। डॉक्टर मूलचंद जानना चाहेंगे कि नर्सरी जो इस वक्त तैयार कर रहे हैं किसान, वो मुख्य खेत में रोपाई किस समय कर सकते हैं और किस तरह से रोपाई करेंगे? जैसे मैंने बताया कि जो किसान 1 वर्ष की अवधि वाली फसल लेना चाहते हैं उनको इसकी रोपाई जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह या पूरे फरवरी भी कर सकते हैं। और जो किसान भाई अपनी रबी फसल को काटने के बाद मेंथा की फसल लेना चाहते हैं, क्योंकि दरअसल जो रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो पीरियड होता है उस समय किसान भाइयों के खेत अक्सर खाली पड़े रहते हैं, तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि वो उसको खाली ना रखें और उसमें मेंथा की खेती करें। तो जो किसान भाई रबी की फसल काटने के बाद मेंथा लगाना चाहते हैं वो सीधे अप्रैल के महीने, इवन मई के महीने में भी उसकी सीधी जड़ें लगा दें और उसमें सिंचाई करते रहें हर सप्ताह। और अगर बारिश हो तो सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार उसकी बहुत अच्छी बढ़वार होगी और वो अपनी जो कटाई है वो जुलाई में या जून के अंतिम सप्ताह में उसकी कटाई कर सकते हैं। और इस तरह से इस पीरियड में जब खेत खाली पड़े रहते हैं उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस समय का, और एक अच्छी फसल ले सकते हैं जिससे उनकी आमदनी भी बहुत अच्छी हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर तोमर का रुख करते हैं। और डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि ये जो समय है, मौसम है बारिश का, ऐसे में खेतों में खरपतवार की भी काफ़ी समस्या आ जाती है। किसानों को किस तरह से खरपतवार से छुटकारा पाना चाहिए और उपज में किस तरह से इसका असर पड़ता है अगर खरपतवार नियंत्रण बेहतर तरीके से न किया जाए, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। खरपतवार प्रबंधन के बारे में किसानों को ये ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने बुआई के समय किसी शाकनाशी का प्रयोग किया है, जैसे पेंडिमेथालिन का प्रयोग जो है वो बुआई के 1 से 2 दिन बाद ही हो जाता है। इसी तो अगर प्रयोग नहीं किया है, इस समय खरपतवार खड़े हुए हैं खेत में, तो उनको निकालना बेहद आवश्यक है। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है खरपतवार में कि आपकी फसल कितने दिन की हो गई है। अगर आपकी फसल, जैसे ज्यादातर दलहनी फसलों में जो क्रांतिक अवस्था होती है खरपतवार निकालने की खेत में से, वो 45 दिन होती है। तो अगर आपने फसल की बुआई जो है जुलाई में की है, तो उसमें इस समय लास्ट स्टेज चल रही है खरपतवार निकालने की, तो आप उसमें निकाई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। और अगर ज्यादा दिन की फसल हो गई है, 60 दिन की हो गई है, 70 दिन की हो गई है, यानी कि जून में अगर आपने बुआई की है, तो फिर उसमें फसल काफी बड़ी हो जाती है और वो फिर खरपतवार उसमें फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो खरपतवार प्रबंध करना किसान भाइयों को बेहद आवश्यक है, क्योंकि किसी दशा में कई बार जो है खरपतवार ज्यादा होते हैं तो वो फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। लगभग 70-80% तक भी मतलब उसका नुकसान आंका गया है अगर खरपतवार बहुत ज्यादा है। तो खरपतवारों का बहुत ध्यान रखें कि वो उसमें से निकाल दें, समय रहते उसमें से निकाल दें। बिल्कुल। और डॉक्टर तोमर, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल इस बीच ले लेते हैं। राम जी इस वक्त हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से, आइए जानते हैं कि क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राम जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो कृपया टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आती है। हेलो मैडम। जी जी पूछिए सवाल। मैं यवतमाळ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैडम। जी जी बताइए। सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी चाहिए थी मुझे। सोयाबीन की खेती? हाँ मैडम, इसलिए मेरा सोयाबीन है ना वो भी पीली पड़ रही है मैडम, उसके लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाए? जी ठीक है, सोयाबीन के जो पौधे हैं वो पीले पड़ रहे हैं, फसल पीली पड़ रही है। हाँ सोयाबीन के पौधे मैडम अभी पीले पड़ रहे हैं। जी 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 डॉक्टर तोमर क्या करें बताइए। हाँ, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही होंगी, तो इस समय जो है जो रोग लगता है वो वायरस के कारण लगता है। तो उसमें येलो मोइजक आपकी मतलब जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि अगर पीली पड़ रही है तो वो येलो मोइजक के कारण भी हो सकता है, साथ में न्यूट्रिएंट के कारण भी हो सकता है। ये तो पर्टिकुलर देखने के बाद पता चलेगा। पत्ते क्या पूरे पीले, मतलब पर्टिकुलर कुछ पौधे पीले हो रहे हैं या सारी फसल पीली हो रही है, ये थोड़ा पता चल जाए तो। राम जी क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, तो क्या सुझाव देंगे ऐसे में डॉक्टर तोमर आप? हाँ, अगर पत्ते पीले पड़े हुए हैं और उसमें आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि वो वायरस से व्हाइट सफेद मक्खी होती है, तो वो उसको
एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस वायरस को फैलाती है। तो सबसे पहले तो आप उसमें किसी भी कीटनाशिका जैसे डाईमेथियोएट है उसको 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से 800 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर दें। उससे उस सफेद मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा और वो वायरस जो है अन्य पौधों पर नहीं फैलेगा, यानी अन्य पौधों की पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी। और अगर शुरुआती अवस्था में है, मान लिया कुछ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं पीले, तो उनको आप उखाड़ लें, उखाड़ के उनको दबा दें या जला दें। तो शुरुआत में ये भी उसमें जो है किया जा सकता है। और अगर ज्यादा फैल रही है और मक्खी भी दिखाई दे रही है, आपको सफेद मक्खी भी दिखाई दे रही है, तो आप जो है कीटनाशी का प्रयोग तुरंत उसमें कर दें ताकि वो अन्य फसल में ना फैले, अन्य फसल का बचाव हो जाए। तो राम जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर भी आप ज़रूर अमल करेंगे। और बेहतर होगा अगर कोई नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विशेषज्ञ हैं तो उनसे ज़रूर आप संपर्क करें, क्योंकि असल वजह क्या है पत्तियों के पीले पड़ने की वही देखकर बता सकते हैं और उसी के अनुसार आप निदान करें तो ये अच्छा रहेगा। बहरहाल बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मूलचंद, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो मेंथा की फसल किसान लेते हैं तो अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए, गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए किस तरह से जो खाद उर्वरक है इनका प्रबंधन करना चाहिए? देखिए, किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि जब भी वो कोई खेती करने की प्लानिंग करें, जैसे मेंथा की ही करते हैं, तो अपनी जो सॉइल है उसकी जो मिट्टी है उसकी जांच करवाएं। और जांच करने के बाद उनको पता चलेगा कि उसमें किस पोषक तत्व की कमी है, और जिस पोषक तत्व की कमी है और जो टेस्ट करने वाले हैं वो पूरा उनको रिकमेंड करेंगे कि आपको ये डालना है। अगर वो नहीं करा सकते हैं तो उसमें जब मिट्टी की तैयारी करते हैं, भूमि की तैयारी करते हैं, तो 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालें और उसको जुताई करके अच्छी तरह मिला दें। इसके साथ ही उसमें लगभग 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास भी खेती की तैयारी के समय ही डालें। इसके साथ साथ 200 किलोग्राम जिप्सम भी खेती की तैयारी के समय ही डालना होता है। इसके बाद उसमें रोपाई कर देते हैं और उसके बाद और नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें कुल मिलाकर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर देने की आवश्यकता होती है। तो 75 किलोग्राम तो हम बुआई से पहले ही डाल देते हैं, रोपाई से पहले, और बची हुई 75 किलोग्राम को उसको 3 भागों में बांटकर 3 अलग अलग समय पर डालते हैं। तो एक तो 25 किलोग्राम को डालते हैं जब हमारी फसल रोपाई के लगभग 1 महीने की हो जाए, रोपाई के बाद 1 महीने की हो जाए तो 25 किलोग्राम नाइट्रोजन उसमें डाल दें। और ये ध्यान रखें कि जब नाइट्रोजन डाल रहे हैं यूरिया की फॉर्म में, यूरिया तो अब नहीं है, नीम कोटेड यूरिया है उसकी फॉर्म में, तो उसके बाद उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो दूसरी 25 किलोग्राम की डोज है उसको पहली कटाई के बाद डालते हैं। और आगे बढ़ेंगे, माफ कीजिएगा डॉक्टर मूलचंद, आगे भी इस बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण परमार जी हमारे साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश से, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी करण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम मिल रही है। जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी करण जी, पूछिए सवाल। हाँ मैम मिल रही है। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए करण जी, बातचीत में रुकावट आ रही है। हाँ मैम कर रहा हूँ। मैम वो सोयाबीन की खेती है मेरी। ठीक है। तो मैम वो छोटी रह गई है फसल। पौधे छोटे रह गए हैं? हाँ पौधे छोटे रह गए, फूल आ रहे हैं फूल। जी, कितने दिन की फसल है आपकी? मैम ये हो गई 60 दिन की हो गई। 7-8 दिन की? 60 दिन की। 60 दिन की, अच्छा अच्छा, ठीक है। आइए जानते हैं, डॉक्टर तोमर बताएं क्या सुझाव देंगे करण जी को उनके। जी जी, कौन सी फसल बता रहे हैं? सोयाबीन की फसल ली है इन्होंने। अच्छा, सोयाबीन की फसल है, पौधे छोटे रह गए हैं। जी जी। कितनी पत्तियां आ गई हैं उस पे लगभग, मतलब कितनी हाइट है? कितनी हाइट होगी, अभी ऊंचाई होगी पौधों की करण जी? मैम पौधों की ऊंचाई है कम से कम 6 इंच। 6 इंच के आसपास। 6 इंच तो काफी छोटे रह गए फिर तो। तो उसमें आपने मिट्टी टेस्ट कराई थी? जब आपने उसकी बुआई की तो उसमें मिट्टी टेस्ट कराई थी आपने? करण जी, क्या मिट्टी की जांच करवाई है आपने? मैम मिट्टी की जांच नहीं करवाई। जी ठीक। जांच नहीं कराई? नहीं, जांच नहीं करवाई है। हाँ, तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो आपको मतलब चलो इस बार तो अब तो उसमें क्या किया जा सकता है, पौधे छोटे रह गए तो आप उसमें नाइट्रोजन दे सकते हैं थोड़ी, लगभग 10 किलो
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें नाइट्रोजन दे सकते हैं, उससे देख लेंगे अगर थोड़ा वृद्धि हो जाए उसकी। लेकिन आपको मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए थी जब आपने उसकी बुआई की, तो उससे ये पता चलता कि किस पोषक तत्व की उसमें कमी है, और तो फिर ये समस्या वृद्धि की नहीं आती। जी बिल्कुल। डॉक्टर तोमर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल बताएं हमें कि जो पोषक तत्व हैं वो किस तरह से ज़रूरत होती है दलहनी फसलों में, और ख़ासतौर पे अगर खरीफ की दलहनी फसलों का हम जिक्र करें तो? खरीफ की दलहनी फसलों में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब लगभग 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए। तो वो सभी होने आवश्यक हैं, जिसमें प्रमुख पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम है और सल्फर है, और ये जो है द्वितीय पोषक तत्व हैं। इसके अलावा वो सारे जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं, जिसमें जिंक है, बोरोन है और मैग्नीज है। वो तो उस तरीके से सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो मिट्टी की जांच से हमें ये पता चल जाता है कि कितनी मात्रा है, ठीक है ना। तो अगर आपने इसमें टीका यूज किया है अगर दलहनी फसलों में, तो फिर हमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है। अगर हमने कल्चर का उपयोग नहीं किया है सोयाबीन में, तो फिर हमें शुरुआत में नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। और तो अगर उन्होंने टीका भी मुझे लग रहा प्रयोग नहीं किया हुआ, पर जब उन्होंने मिट्टी की जांच ही नहीं कराई तो उन्होंने राइजोबियम उसका भी प्रयोग नहीं किया होगा, कल्चर का भी बीज उपचारित भी नहीं किया होगा कल्चर से, तो उससे जो है नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाई फसल को। तो मतलब मुझे जो जहां तक मैं सोच रहा हूँ, तो उसमें जो है उन्हें टीका प्रयोग करना चाहिए था। फिर उसमें कम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, लगभग मतलब 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पर्याप्त हो जाती है, ठीक है। और अगर उन्होंने टीका प्रयोग नहीं किया है तो फिर शुरुआत में ही हमें नाइट्रोजन की उसमें 70 से 80 किलोग्राम मात्रा नाइट्रोजन की देनी पड़ती है सोयाबीन की। बिल्कुल। तो दलहनी फसलें ले तो फिर राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार पर जरूर ध्यान दे, तभी अच्छी पैदावार जो है वो किसानों को मिल सकती है। बहरहाल इसी तरह से हमारी बातचीत जारी रहेगी, आप भी जरूर जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम मेंथा की खेती और खरीफ दलहनी फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। राजू इंगोली जी महाराष्ट्र से इस वक्त हैं। राजू जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम जी। मेथी की खेती हम करना नमस्कार राजीव जी, आपकी आवाज़ बहुत ही धीमी मिल रही है, हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया थोड़ा तेज बोलें। हेलो जी। मेथा की खेती करना चाहते हैं हम, तो कौन सा प्रति का अच्छा मेथा रहेगा? जी, क्या सही रहेगा? किस्म के बारे में जानना चाह रहे हैं? अच्छा, लगता है किस्म के बारे में जानना चाहते हैं। जी राजीव जी, जैसे मैंने बताया था कि मेंथा की बहुत सारी उन्नत किस्में हैं, तो आप अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र या जो आपके नज़दीक में कृषि विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर आप संपर्क करें और उनके पास जिस भी प्रजाति की जड़ें या सकर्स उपलब्ध हैं वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी प्रजातियाँ बहुत अच्छी उपज देती हैं। तो नज़दीक में आपको जो भी अवेलेबल है, जो आसानी से मिल जाएगा और जो सस्ते दामों पर मिल सकता है, उसको लेकर और इसको लगाइए और इससे बहुत आमदनी होगी आपको। और ये एक ऐसी फसल है जिसमें खर्चा बहुत कम होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है और इसके साथ साथ जोखिम भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बीमारियां और कीड़े नहीं लगते हैं। तो आप मेंथा की खेती ज़रूर करें और इससे मुनाफा कमाएं। बिल्कुल राजीव जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इससे पहले हमने सोयाबीन में सफ़ेद मक्खी के प्रकोप के बारे में बातचीत की थी, एक कॉलर का सवाल भी आया था। जानना चाहेंगे कि ये जो खरीफ की दलहनी फसलें हैं, सफ़ेद मक्खी के अलावा और किस तरह के कीट हैं जिनका हमला हो सकता है और किसानों को सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए? जिसमें जो है पोड बोरर है, जो यानी कि फली में छेद करता है कीड़ा, हुए हैं जी। और फल मक्खी है, पोड फ्लाई बोलते हैं, प्लम मोथ है और कैटरपिलर्स हैं। इसके अलावा जैसिड्स हैं, एफिड्स हैं, इन कीटों का काफी प्रकोप रहता है। जी बिल्कुल। तो इनसे बचाव के लिए किसानों को क्या उपाय करने चाहिए? बचाव के लिए तो इसमें सबसे शुरुआत में आप जो है कीटनाशक की तरफ ना जाएं। जब आप फसल की गर्मी में अगर आप गहरी जुताई कर देंगे तो बहुत सारे जो इनके लार्वा वगैरह हैं वो ऊपर आ जाएंगे और वो गर्मी में नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा फसल चक्र आपको लेना चाहिए। यांत्रिक विधि से भी जो है कीटनाशियों का कीटों का जो है नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन खेत में अगर बहुत ज्यादा इनका प्रकोप हो गया है, फसल को काफी हानि पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप जो है कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो है डाइथियोएट है, 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से 800 लीटर पानी में उसको छिड़क दें। इसके अलावा जो है कोराइजन है या नीम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम का सता आप घर में बना सकते हैं। उसमें आप जो है 1 किलो नीम ले लें और 20 लीटर पानी ले लें, उसको 24 घंटे के लिए आप जो है भिगो दें। सुबह उस पानी को निकाल लें और उसमें 200 ml जो है उसमें साबुन मिला दें। ठीक है, साबुन मिलाकर और 800 लीटर पानी में मिलाकर उसको प्रति हेक्टेयर आप जो है छिड़काव कर सकते हैं उसका, तो उससे भी कीटों का नियंत्रण हो जाता है। बिल्कुल। और कीट व रोग के बारे में बातचीत हो रही है, तो डॉक्टर मूलचंद आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने जिक्र किया, बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं है, बहुत ज़्यादा रोग कीट का प्रकोप होता नहीं है, फिर भी किस तरह की समस्या आ सकती है? सामान्यतः इसमें बहुत कम रोग और कीट लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका कल्चर मौजूद है खेत में या आसपास में, तो बहुत सारे कीट हैं और बीमारियां जो लगती हैं। कीट में विशेष रूप से हेरी कैटरपिलर है और लीफ रोलर है और रेड पंपकिन बीटल है। तो अगर ये लगे हुए हैं तो मेलाथियोन का 0.2% का, मतलब 2 ml दवाई को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें तो ये कीट मर जाएंगे। इसके अलावा इसमें कटवर्म और दीमक का प्रकोप भी होता है। तो अगर किसान भाइयों को पता है कि उनके खेत में दीमक और कटवर्म है, तो वो जब रोपाई करते हैं उसी समय फोरेट टेंजी नाम के जो ग्रेन्यूल्स आते हैं उसकी 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई के टाइम खेत में मिला दें, तो फिर उसमें कटवर्म और दीमक नहीं लगेगा। इसके अलावा इसमें कुछ बीमारियां जैसे स्टोलन रॉट है और रूट रॉट है, तो उसके लिए जब सकर्स को या जड़ों की रोपाई करते हैं तो उसको थायराम या कैप्टान के 0.25
25% के घोल में 4 से 5 मिनट तक उपचारित करके फिर खेत में लगाना चाहिए, तो ये दोनों प्रकार की बीमारियां नहीं लगेंगी। इसके अलावा फ्यूजेरियम विल्ट भी इसमें लगता है, पौधा अचानक सूख जाता है, तो उसके लिए बाविस्टिन का 0.1% के घोल का छिड़काव करें तो फ्यूजेरियम ब्लाइट नहीं होगी। इसके अलावा फ्यूजेरियम विल्ट नहीं होगी। और इसके अलावा यानी कि पहले ही बचाव किया जा सकता है, वैसे में भी कम ही रोग कीटों की समस्या रहती है। और इसके अलावा जो किसान भाई ये रासायनिक जो कीटनाशक हैं इनको ना इस्तेमाल करना चाहें, वो लगभग 100 से 150 किलोग्राम जो नीम की खली होती है उसको पौधों के पास डाल दें और उसके बाद सिंचाई कर दें, तो इससे क्या है उसको पोषक तत्व भी मिलेंगे और जो थोड़ी बहुत बीमारियां या कीड़े होंगे वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश जाखड़ जी गुना से, उनसे बात करते हैं। महेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम, ये बोल रहा हूँ मैं जी। पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए महेश जी। मैडम ये बोल रहा हूँ कि कौन सी फसल है, कब होती है? मेंथा की कौन सी प्रजाति ले? मेंथा कौन सी टाइम पे बुवाई होती है इसकी? अच्छा, कौन से टाइम पे इसकी बुआई मेंथा की कर सकते हैं जी, इसके बारे में पहले भी बातचीत हो चुकी है। हाँ, दो तरह से मेंथा की खेती होती है, एक तो पूरे 1 साल के लिए, अगर आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो वो अभी तो उसकी नर्सरी तैयार करें और जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में उसके जो सकर्स होंगे नर्सरी में तैयार, उनको खेत में लगा दें। और अगर आप अभी ये सोचते हैं कि अभी आपकी खरीफ की फसल लगी हुई है, फिर आप रबी की फसल भी लेना चाहते हैं, तो रबी की फसल के बाद भी आप मेंथा की खेती कर सकते हैं, लेकिन वो लगभग 4-5 महीने की होगी, तो उसमें आप 1 से 2 कटाई तक ले सकते हैं, जबकि जो वार्षिक फसल होती है उसमें लगभग 4 कटाइयाँ ली जा सकती हैं। तो आप या तो फरवरी में लगा लें और या रबी की फसल की कटाई के बाद अप्रैल में और मई में भी इसकी फसल लगा सकते हैं। और ध्यान रखें कि सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए अगर आप अप्रैल और मई में फसल लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तोमर का रुख करते हैं दलहनी फसलों के बारे में, कुछ और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि जो किसान हैं उन्हें किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए। रोग भी कई होते हैं जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं और ख़ासतौर पर अगर दलहनी फसलों की बात करें तो उकटा रोग की समस्या काफ़ी आ सकती है, तो ऐसे में क्या बचाव के उपाय हैं और क्या है इस रोग का निदान? उकटा रोग जो है वो अरहर में लगता है जी। और तो उकटा रोग के लिए ये जो पहले तो किसान भाइयों को यही जानना आवश्यक है कि ये लगता किस चीज से है, तो ये फंगस से लगता है। अच्छा। तो अगर आपने फंजीसाइड से बीज उपचार किया है तो इसके लगने की संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर आपने फंजीसाइड से बीज उपचार नहीं किया है और लग गया है ये, तो इसके लिए आप किसी भी जैसे डाइथेन M45 है या डाइथेन Z78 है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं जी। और इसके अलावा और जो रोग लगते हैं अरहर में वो लगते हैं लीफ स्पॉट है, स्टेम रोट है, स्टेरिलिटी मोइजक है, ये भी अरहर में लगते हैं। ये भी इसमें जो स्टेरिलिटी मोइजक है ये वायरस से लगता है, बाकी जो लीफ स्पॉट है, स्टेम रोट है, ये भी फंगस से लगता है। तो जो फंगस से लगने वाले रोग हैं उसमें आपको बीज उपचार फंजीसाइड से कैप्टान थीराम 2.5 ग्राम मात्रा उसकी प्रति केजी बीज के लिए पर्याप्त होती है। तो उस समय बुआई के समय आप किसी भी फंजीसाइड से बीज उपचार किसान भाई जरूर कर दें ताकि फंगस से लगने वाले रोगों से बचाव हो सके, क्योंकि बाद में इतना ज्यादा नहीं, शुरू में ही आप अगर उसे कर देंगे तो फिर वो रोग के लगने की संभावना कम हो जाएगी। और जो वायरस वाले रोग हैं स्टेरिलिटी मोइजक इसमें अरहर में लगता है और येलो मोइजक जो है वो मूंग में लगता है और सोयाबीन में लगता है। उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो शुरुआत में अगर शुरुआत हुई है तो आप उन पौधों को उखाड़ दें, जला दें या दबा दें, और अगर ज्यादा बढ़ गया है, मक्खी उसको फैला रही है, तो फिर आप उसमें कीटनाशी का आपको छिड़काव करना पड़ेगा, तो उससे उसकी रोकथाम हो जाएगी जी। तो ये ध्यान रखें आप। जी 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 बिल्कुल, बातचीत को और भी आगे बढ़ाएंगे और भी जो हमारे कॉलर्स हैं उनसे भी गुजारिश रहेगी कि अगर आप दलहनी खेती कर रहे हैं तो फिर उससे जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर इस कार्यक्रम में सवाल करें और मेंथा की खेती से जुड़े हुए सवाल भी हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए उनका सवाल यहां पर लेते हैं। विष्णु जी देवास मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। विष्णु जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। विष्णु जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ मैडम, आ रही है आपकी। जी जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। मैडम मेरा सवाल ये है कि सोयाबीन अब जो लेट वेराइटियां हैं उसमें पीले पत्ते पीले पड़ रहे हैं। अच्छा, पछेती किस्म आपने लगाई है या उसमें पत्ते पीले पड़ रहे हैं, इसकी समस्या है? हाँ सर। अच्छा उसमें अच्छा। सफेद मच्छर बहुत सारे हो रहे हैं। सफेद मक्खी का भी है प्रकोप? हाँ सफेद मक्खी। अच्छा ठीक है। डॉक्टर तोमर बताएं, विष्णु जी सफेद मक्खी की समस्या से जूझ रहे हैं सोयाबीन की फसल में, बता रहे हैं कि जो पछेती किस्म होती है उसमें पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं, तो क्या करें? हाँ, उसमें ये बहुत ही सामान्य बीमारी है जो इन दिनों में लगती है। तो इसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं वायरस के कारण, और उसमें सफेद मक्खी भी वो दिखाई देती है। सफेद मक्खी उसको फैलाती है, एक पौधे से दूसरे पौधे पे बैठती है, तो वो वहां से वहां वायरस ले जाती है और धीरे धीरे जो है पूरे खेत की पत्तियां पीली पड़ जाती है और फसल को बहुत ज्यादा हानि होती है। तो इसमें ये है कि आप किसी भी कीटनाशी का जो भी आपको उपलब्ध हो आसानी से वो कीटनाशी ले लें। जैसे मैं बताऊंगा, कार्बारिल भी है, डाइमेथियोएट है, कोराइजन है, कोई भी कीटनाशी ले लें और उससे आप जो है उस सफेद मक्खी का नियंत्रण कर लें, तो वो फैलेगा नहीं, हो एक मतलब दूसरी जगह नहीं जाएगा, रुक जाएगा। तो ये आप कर लें उसमें सफेद मक्खी। तो विष्णु जी आप इस सुझाव पर जरूर अमल कीजिए। और डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे कि जो मूंग और उड़द की जो फसल है वो किस तरह से प्रभावित हो सकती है और किस तरह की समस्या इन फसलों में आ सकती है? हाँ, मूंग और उड़द की जो अरहर की फसल है वो तो हमें जो है वो हम उसकी कटाई करेंगे दिसंबर में। और जो मूंग और उड़द की ये जो है कम अवधि की फसलें हैं, यानी कि ये 65-70 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। तो इसमें इस समय या तो फ्लावरिंग आपने मतलब किस समय बोई है, अगर जून में बोई है तो अलग अलग स्थिति होगी, यानी कि जून से और हमें जुलाई के लास्ट मतलब 15 जुलाई तक हम इनकी बुआई कर लेते हैं। तो ये किस समय आप बोई है, किस स्थिति में है, तो कुछ फ्लावरिंग की स्थिति में होंगी, कुछ वृद्धि की अवस्था में होंगी। तो जो जिनमें फ्लावरिंग की स्थिति है उनमें आप अगर पानी नहीं दिया है तो पानी दे दें फ्लावरिंग की स्थिति में। और बाकी तो इसमें, और इसके बाद फिर हम जब वो कुछ दिन बाद हो यानी कि 15-20 दिन बाद कटाई की अवस्था में आएंगे, उसमें फलियां लगभग कुछ पकने लगेंगी। तो मूंग में तो कई बार हम तुड़ाई करते हैं और उड़द में जो है वो एक बार ही
फलियां पक जाती है, एक बार के में ही कटाई हो जाती है। जी जी। तो ये इसमें ध्यान रखें कि आप किस अवस्था में हैं, उस तरीके से जो है आप उसका वो करें। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और अब मेंथा की खेती के बारे में भी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मूलचंद आपसे जानना चाहूँगी कि आपने यहाँ पर कई बार जिक्र किया सिंचाई की व्यवस्था के बारे में, वो बहुत दुरुस्त होनी चाहिए मेंथा की खेती के लिए। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि कब कब सिंचाई करनी चाहिए, कितने अंतराल पर करनी चाहिए? पानी दरअसल हमारे फसल प्रबंधन में एक क्रिटिकल फैक्टर है जी। तो जो किसान भाई 1 वर्षीय अवधि की मेंथा की फसल लेना चाहते हैं उनको रोपाई करनी होगी फरवरी के महीने में या अप्रैल और मई के महीने में। तो उस समय गर्मी होती है और उस समय बरसात भी नहीं होती है, इसलिए मेंथा की रोपाई के बाद हर सप्ताह सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। जी। और मेंथा की जो जड़ और सकर्स हम लगाते हैं उसको एस्टेब्लिश होने में थोड़ा समय लगता है। इसी बीच उसमें बहुत सारे खरपतवार एकदम बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका बीज तैयार होता है, जैसे ही उसमें पानी और खाद वगैरह दिया जाता है तो एकदम से उगाते हैं। तो रोपाई के 1 महीने बाद खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत होती है। तो मैं किसान भाइयों को सुझाव दूंगा कि वो कोशिश करें कि हाथ से ही और जड़ सहित उनको खरपतवारों को निकाल दें। और इसके बाद 1 महीने के बाद जो इसकी फसल है मेंथा की वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और फिर वो उनको ढक लेती है। ढकने के बाद उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो वैसे ही मर जाते हैं। तो इसलिए 1 महीने के बाद खरपतवार निराई गुड़ाई करें और खरपतवारों को जड़ से निकाल दें। और जो किसान भाई ये नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो उनको जो पेंडिमेथिलिन एक हर्बिसाइड आता है उसको 1 लीटर को 100 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव 2 लाइनों के बीच में जो खरपतवार है उनके ऊपर कर दें तो वो मर जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि उचित सिंचाई की व्यवस्था और खरपतवार नियंत्रण ये बेहद ज़रूरी है मेंथा की खेती अगर आप कर रहे हैं तो। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी मेहसाना राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ है, माफ़ कीजिएगा बांसवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी स्वागत है आपका। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम, मैं यूँ कहना चाहता हूँ। हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको। तना छेदक लगता है और तना खराब होता है सोयाबीन जी। तना भेदक तना छेदक मक्खी आती है वो लग जाती है और तना के अंदर रहता है कोई छोटा सा जीव सोयाबीन की फसल में और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। है। खेत में 80% पौधे सूख जाते हैं। 2-4 साल से ये बीमारी आ रही है। अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं क्या वजह हो सकती है। डॉक्टर तोमर क्या बता रहे हैं? सोयाबीन की फसल में सोयाबीन की फसल है, वो तना भेदक की जो समस्या उससे 2-4 सालों से जूझ रहे हैं लगातार। और तो आप इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आप इसमें फसल चक्र अपनाएं एक तो, ठीक है? फसल चक्र अपनाएंगे तो ये समस्या उससे दूर हो जाएगी। और इसके किन अलावा फसलों को लेना चाहिए नए फसल चक्र में? फसल चक्र में हमें ये ध्यान रखना है कि लगातार उस खेत में सोयाबीन ना लें, ठीक है? जैसे मान लिया जवार बोई है तो जवार के बाद आप उसमें बरसीम बो दें, ठीक है? तो मतलब लगातार अगर आप उसमें सोयाबीन लेंगे तो फिर उसी तरह की समस्याएं उसमें उससे संबंधित आने लगेंगी। इसके अलावा आप उसमें अंतर वो फसलें भी ले सकते हैं। सोयाबीन के साथ आप जो है जवार ले सकते हैं, तो उससे बिल्कुल। हाँ, तो अशोक जी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप फसल चक्र को ज़रूर अपनाएं, यही आपके जो समस्या आ रही है इसकी वजह हो सकती है। डॉक्टर तोमर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर मूलचंद आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मेंथा की खेती कर रहे हैं किसान, वो अच्छी उन्हें मुनाफा हो, अच्छा फ़ायदा हो, इसके लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई सुझाव आप बहुत ही संक्षेप में। जैसे मैंने बताया कि एक तो टाइम पर उसकी रोपाई करें और जो भी सस्य क्रियाएँ हैं जैसा इस प्रोग्राम में बताया गया है वो समय से करें। तो लगभग 1 एकड़ की फसल से वो लगभग 90,000 रुपये 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जी, यानी कि बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है अगर आप मेंथा की खेती को अपनाते हैं और तमाम जो खेती के लिए ज़रूरी सस्य क्रियाएं हैं, समसामयिक कार्य हैं, उसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो। डॉक्टर मूलचंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दी। और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में बता दें। जी हाँ, हेलो किसान कार्यक्रम में सोमवार के लिए जो विषय रहेगा वो रहेगा बागवानी की योजनाएं और इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण में शैक्षिक योगदान।
और इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम के फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें 1800113060। इस टोल फ्री नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल किया जा सकता है। और इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।